नमस्कार। रेड इंडिया 24 से मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। होली का त्यौहार है। होली शिक्षाप्रद त्यौहार भी है। इससे सबसे बड़ी शिक्षा हमें ये मिलती है कि सदैव जीवन में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। आज हमने हमारे स्टूडियो में जिस मुअज़्ज़िज़ शख्स को, जिस आदरणीय शख्स को सादर आमंत्रित किया है, वो मूलतः तो इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों वे ए ग्रेड प्राप्त रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु हैं और अपने कुलगुरु पद का दायित्व निर्वहित करते हुए उन्होंने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। मसलन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कई रिजल्ट एक ही दिन में घोषित हुए और दूसरे दिन शेष बचे हुए रिजल्ट घोषित हुए। मसलन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को लगभग 6 दशकों के बाद ए ग्रेड प्राप्त हुई, जो निश्चित तौर पर गौरव का विषय है। तो ऐसे गौरवान्वित करते हुए विषयों को जीने वाली मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का हम बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर वे हैं कौन और उनका नाम क्या है। तो वे हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा जी। राजेश भाई, आपका बहुत 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 स्वागत है, बहुत धन्यवाद। वंदन है, अभिनंदन है। बड़ी खुशी हुई कि होली के इस अवसर पर आप हमारे स्टूडियो में पधारे। हम आपके प्रति सबसे पहले तो कृतज्ञता के पारिजात समर्पित करते हैं और होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते भी हैं। और आपके पूरे जो संस्थान है उसको भी बहुत बहुत होली की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। होली रंग बिरंगी हो और संस्थान बहुत आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की तरफ से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलगुरु जी। कुलगुरु जी, मैं बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करना चाहूँगा जी जी। कि आप यूजीसी में जॉइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े पद पर रहे। दिल्ली से रहकर आपने पूरे देश को अपनी सेवाएं दी। तो क्या अनुभव रहा आपका वहाँ पर और क्या फ़ायदा मिला आपके विश्वविद्यालय को आपके उस पद पर रहने के कारण? मैं पहले चूँकि यहाँ प्राध्यापक के रूप में था, जी। शिक्षण कार्य में लगा हुआ था, लेकिन यूजीसी में इतने लोगों के बीच मुझे मेरा चयन हुआ और वहाँ जाके राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संस्था, इतनी बड़ी जो संस्था पूरे देश के नियामक आयोग की तरह है, वो कैसे काम करती है और उस काम करने में पूरे देश में अपनी गतिविधियाँ और अपने नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इन सबको आगे बढ़ाने के हिसाब से जी। 1 वर्ष में जो मुझे अनुभव हुआ, वो वास्तव में ऐतिहासिक अनुभव था और उस अनुभव ने मुझे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लाभ दिया है। जी, 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 और जी। उसका लाभ मुझे लगता है कि मैं उच्च शिक्षा मंत्रालय और अलग-अलग जो समितियों में काम कर रहा हूँ, उसका लाभ मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ आगे कार्य करने को मिलेगा। जी, बहुत अच्छा है राजेश भाई। बड़ा अच्छा अनुभव आपका रहा वहाँ पर और आपने अपने उस दिल्ली के अनुभव को अपने विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया। एक बड़ी चर्चित खबर आपकी रही कुलगुरु जी, जो पूरे देश के और विदेश के मीडिया तक छाई रही कि आपके विश्वविद्यालय ने केवल एक दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 रिज़ल्ट एक साथ घोषित कर दिए और सिलसिला यहीं नहीं रुका। दूसरे दिन फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 रिज़ल्ट आपने घोषित कर दिए। तो ये कारनामा उच्च शिक्षा जगत में आपने कैसे कर दिया? अ, आदरणीय राजीव जी, ये जी। बताना चाहूँगा कि जब मैं विश्वविद्यालय मैंने कुलगुरु की तरह का पदभार सँभाला, तो जो वहाँ के स्थानीय खबरें आ रही थी, समाचार पत्रों में आ रही थी कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परीक्षा और परिणाम में बहुत धीमे चल रहा है। जी। 4-4 महीने रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले हमारे अधिकारियों से पूछा जी। 2 महीने बाद कि परीक्षाएँ जारी हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या एक किसी परीक्षा का रिज़ल्ट हम उसी दिन दे सकें? जी। तो उनको मीटिंग में बड़ा आश्चर्य हुआ कि सर परीक्षा के 2-2 महीने में तो आ नहीं पा रहे रिजल्ट, हाँ, हम हाँ। उस दिन कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे? जी, जी। मैंने बोला आप एक काम करिए, सबसे छोटी परीक्षा बताइए, जी। हम वहाँ से शुरू करेंगे, प्रयोग करेंगे, सफल हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर जो होगा देखेंगे। जी। तो सबसे छोटी परीक्षा 76 परीक्षार्थियों की एक परीक्षा थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, जी। तो हमने शुरू किया कि चलो 76 का रिजल्ट तो सेम डे दे सकते हैं। बोले सर कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा चलो मैं साथ में हूँ। जी। मैंने रोज़ मॉनिटरिंग करी और जिस दिन परीक्षा पहला पेपर शुरू हुआ, उसके अगले दिन हमने कॉपी जाँचने को दे दी, तीसरे दिन कॉपियाँ जच के आ गईं और आखिरी दिन के 2 दिन पहले हमारी सारी कॉपियाँ जच चुकी थी। हमने आखिरी दिन इवन कटनी में एक सेंटर पे एक कुछ बच्चे बैठे हुए थे, 10 बच्चे थे।
कटनी में गाड़ी खड़ी कर रखी थी हमने जी। कि 10 बजे परीक्षा समाप्त होगी और गाड़ी वहाँ से वो कॉपियाँ लेके विश्वविद्यालय आएगी जी। और हम कॉपी जचवा के शाम को रिजल्ट घोषित करेंगे। यहाँ लोकल में जो कॉपियाँ जची और उनके लिए हमारी टीम सेंट्रल वैल्यूएशन के लिए तैयार बैठी थी विश्वविद्यालय में और उन लोगों ने रिजल्ट तैयार किया। सब अधिकारी और कर्मचारियों का अच्छा सहयोग रहा, जांचने वालों का भी अच्छा सहयोग रहा और आप आश्चर्य करेंगे शाम को 6:30 बजे हम रिजल्ट घोषित कर चुके हैं। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। और जी इसने हमारा उत्साह बढ़ाया। जी अब एक कर चुके हैं तो ऐसा लगता है अगला कदम, जी। फिर तीसरा कदम, फिर चौथा, तो 5 रिजल्ट घोषित हुए और एक ही दिन में। हाँ, एक दिन में। अद्भुत सुबह अद्भुत। परीक्षा 10 बजे समाप्त हुई और शाम को हम 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 तक हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए और नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छी चर्चा हुई लोगों ने, और बल्कि हाथों हाथ उठाया, मंत्रालय की तरफ से पूछा, माननीय महामहिम ने भी पूछा कि भाई कैसे तय किया। हमने हमारी गतिविधि पूरी बताई। इवन आपको एक बताना चाहूँगा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि कई बड़े कार्यक्रमों में, मीटिंगों में पूछा जाता है कई लोगों की तरफ से, जो काम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर रहा है ये बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल। ऐसा उत्साह हो रहा है, बाकी लोगों को भी लग रहा है। हमसे पूछा जाए, आगरा की नेक की टीम विजिट पे आई थी, जी। आगरा के एक अधिकारी थे, उनने जब सुना तो उन्होंने बोला सर हम आपको आगरा बुलाएंगे, हाँ। आप हमारी जो टीम है जो वैल्यूएशन का काम कराते, आप हमको बताइए कि आप किस आइडिया से आपने काम पूरा वाह किया। वाह वाह वाह, निश्चित तो तौर ये पे राजेश भाई ये आपकी बहुत बड़ी सफलता जी, है। बहुत बहुत और यदि धन्यवाद। आगरा तक यानी प्रदेश के बाहर भी आपकी इस सफलता और कर्मठता की गूंज गई है, तो आपको इसके लिए बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद। आगे आप क्या बताना चाह रहे थे राजेश भाई? हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना चाह रहा था। जैसे कहते हैं ना कि नज़र न लग जाए, जी। तो एक दिन हमारा 5 के अलावा एक रिजल्ट और 7 डे तैयार था, हाँ हाँ। लेकिन उसमें विथ हेल्ड थे करीब 40 बच्चे जिनका अच्छा रिजल्ट अच्छा। रोका गया था। जी तो हमारे अधिकारी कहते सर ये डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैंने बोला नज़र न लग जाए, जी। इसलिए एक दिन रोका जाए, हम ये 40 के विथ हेल्ड को देखें और अगर कल विथ हेल्ड कम हो जाते हैं तो अगले दिन 16 विथ हेल्ड रहे और उसको हमने नेक्स्ट डे डिक्लेयर किया। ऐसे हमने 3 रिजल्ट अगले दिन डिक्लेयर, टोटल 8 रिजल्ट के मामले में हमने एक कीर्तिमान स्थापित करा है। और इस साल भी आपको बता रहा हूँ कि शायद कोशिश करें कि मध्य प्रदेश में सबसे जल्दी रिजल्ट घोषित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। अगर सारी चीज़ें अनुकूल रहीं, जैसा कि कई बार होता है, तो हम बहुत जल्दी आपको इस साल के लिए 24-25 के लिए अच्छे परिणाम देंगे। वाह राजेश भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना बेहतरीन काम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं और आप अपने विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए और किन किन कदमों को इन दिनों नाप कर रख रहे हैं ताकि अपना विश्वविद्यालय, आपका विश्वविद्यालय सफलता के कीर्तिमान स्थापित करें, वो कोई डेवलपमेंट की ऐसी योजनाएं हैं? एक आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे भी जब मैं गया गवर्नर हाउस तो वहाँ जानकर आश्चर्य हुआ। हम सामान्य प्रक्रिया में हमने इस साल बहुत सारे नए कोर्स शुरू किए हैं। बीकॉम हमारे यहाँ नहीं चल रहा था, बीकॉम शुरू किया, बीएससी नहीं था, बीएससी शुरू किया, बीटेक हमने शुरू किया। कम बच्चे हैं लेकिन आगे बढ़ेंगे। ऐसे हमने फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डेकोरेशन, ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम शुरू किए। अब जब हमने सारी रिपोर्ट गवर्नर हाउस भेजी जी। और गवर्नर हाउस में एक दिन मीटिंग हुई जिसमें माननीय सीएम साहब थे, माननीय गवर्नर साहब थे, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे कई मंत्री थे। और वहाँ पर जब सामने आया कि प्रवेश समीक्षा हो रही थी, समीक्षा बैठक थी कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रवेश किस विश्वविद्यालय में बढ़े हैं, हाँ। तो 46% के साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर नंबर 1 पे था मध्य प्रदेश में। बहुत बधाई, 46% जी। रिजल्ट हमारे बढ़े हैं जी। और ये पूरे हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी और साथी लोग हैं उनकी सबकी सहयोगी मिल के जो सफलता मिली है उसका परिणाम है। और जो यहाँ सीख के गए इंदौर से, जी। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत अच्छा राजेश भाई, बड़ा कुलगुरु जी, आपने बहुत ही ऐसी सकारात्मक बातें हमारे दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाई है जो निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा जगत के लिए तो एक मील का पत्थर है और मापदंड है। आपका भारतीय ज्ञान परंपरा में भी काफ़ी रुझान है, प्रारंभ से ही रुझान है। तो कुलगुरु जी, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर इन दिनों जो उच्च शिक्षा जगत में नित्य नूतन प्रयोग हो रहे हैं, इन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इतना अच्छा प्रश्न है और मेरे रुचि का विषय है जब आपने पूछा भारतीय ज्ञान परंपरा। मैं आपको एक बड़ा वाकया बताना चाहूँगा। मैं जब यूजीसी में जॉइंट सेक्रेटरी था, हाँ। तो कुछ देश के कुछ विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से फ़ोन आए जो परिचय रखते थे या किसी से नंबर लेके,
सर भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराइए, अच्छा, सिलेबस सिलेबस, बताइए। जी जी, तो मैंने बोला सिलेबस ऐसा कैसे होता, भारतीय ज्ञान परंपरा है तो हमारी परंपरा है। तो बिल्कुल, बोले कोई किताब होगी, हम किताब पब्लिशर के फ़ोन आए कि सर ऐसी कोई किताब हो तो किताब छापना चाहते हैं, आप सिलेबस बताइए। सिलेबस तो होता है नहीं। जी, फिर जब मध्य प्रदेश इस बारे में अग्रणी भूमिका कर रहा है पूरे देश में भारतीय ज्ञान परंपरा में, तो वास्तविकता ये है राजीव जी के भारतीय ज्ञान परंपरा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। जी, पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा है जो हम पाठ्यक्रम तय कर चुके हैं बहुत और सही, हम उसको भूल चुके हैं या षड्यंत्रों के तहत उन भारतीय ज्ञान परंपरा की उन चीज़ों को नालंदा तक्षशिला के साथ गायब किया और बाकी के पाठ्यक्रमों के साथ हटाया। जी, तो हम वापस उन ज्ञान परंपराओं के विषय को हमारी इकाइयों में लाना चाहते हैं। जी, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो वो आता है युग युग सहस्त्र, सहस्त्र जोजन जी, पर भानु जी, लीलो ताई मधुर फल जानू। जब उसके अपन गणना पे जाएंगे तो 15.36 लाख किलोमीटर सूर्य से दूरी है। जी, और जब इसको वैज्ञानिकों ने जब जिस समय में बीच में तय किया तो उनने इसके आसपास 1% का अंतर आता है सिद्ध बताई। अब लोग इसकी वास्तविकता है कि 600 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा था, जी, लेकिन हनुमान जी ने तो कब निकला था। जी, और इसके बारे में जब मैंने गूगल किया था, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 15.27 लाख ये करोड़ जो किलोमीटर हैं जी, उसका 4 जुलाई को दूरी रहती है सूरज से हमारी, और 3 जनवरी को सबसे कम दूरी रहती है जी, 14:27। इसका मतलब इससे तय हुआ, मैंने जो विश्लेषण करके मैंने निकाला वास्तविकता, चूंकि मैं कॉमर्स का हूँ, अलग भी जी, हो जी, सकते सीए भी कि हैं आप, चार्टर्ड जी, अकाउंटेंट भी हूँ। जी, जी, तो हनुमान जी ने सूरज को कब निकला था, जी, इससे तय हो रहा है कि जुलाई के आसपास निकला होगा, तभी वो दूरी जी, जुलाई की जो आ रही है हाँ, वो और जनवरी की दूरी का जो मैचिंग है वो उससे हो रहा लगता है, है जुलाई के आसपास है। दूसरा, जब अपन भारतीय ज्ञान परंपरा में बात करते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, पहाड़ उठा के ले आते हैं। जी, अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने विकसित किया कि साहब हम एक मकान को उठा के दूसरे के रख देंगे। जी, हनुमान जी पहाड़ उठा के ले जाते थे, बिल्कुल, उसको आप बिल्कुल, पाठ्यक्रम से लिंक करिए। हम कह रहे हैं कि हम मकान उठा के ले जाते, ये नई तकनीक है। इससे बड़ी तकनीक हमारे यहाँ थी, बस बिल्कुल ये है कि सही, उसको सिद्ध करके हमारे पाठ्यक्रमों में जोड़ने के लिए। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही, नासा अभी प्रयोग कर रहा है कि मंत्र के हम कह रहे हैं मंत्र में पावर है, जी, और नासा अब प्रयोग करके बता रहा है। नासा ने कुछ समय पहले बोला कि ऊपर जो आवाज़ आ रही ब्रह्मांड में जी, ओम से मिलती हुई आ रही है। जी, हम तो पहले कर चुके हैं कि ध्वनि ओम की तय है। तो बिल्कुल, हम बिल्कुल, पाठ्यक्रमों में इन चीज़ों को शामिल करेंगे। परसों में भोपाल में था, भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा जो 19 दल हैं वो सब लगे हुए हैं उसके काम करने में। तो आप इतना सूक्ष्म अध्ययन हो रहा है, और मध्य प्रदेश इसमें आप मान के चलें जब 2, 4, 5 साल 10 साल बाद जब भारतीय गायन परंपरा की विश्व में बात बड़ी होगी तो मध्य प्रदेश नंबर 1 भूमिका में रहेगा, और ये माना जाएगा कि मध्य प्रदेश से ही सब चीज़ आगे बढ़ी। हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी, बहुत अच्छे तरीके से आगे लगे। बिल्कुल सही, कितनी अच्छी बात आदरणीय कुलगुरु जी ने बताई कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सदियों से साइंटिफिक है। ये हमारे अन्वेषण की कमी है जो हम ये मानते हैं कि पश्चिम से हमारे देश में वैज्ञानिक खोजें आई है, या ये जो नई नई चीज़ें हैं साइंस की, जैसे ये प्रसारण है, तो ये तो संजय भी कभी किया करता था। महाभारत में हम पढ़ते हैं, जैसे राम सेतु है तो उसके अपने एक विशिष्ट पत्थर हैं जो इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय है। जैसे जो दूरी है चंद्रमा की, तारों की, वो हमारे ऋषि मुनियों ने, मतलब भरद्वाज ऋषि से लेके पाराशर तक ने पहले ही बता दी। तो कुलगुरु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारत की ज्ञान परंपरा जो है, जो हमारी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामल धरती की ज्ञान परंपरा है, वो सारी दुनिया को आलोकित करती रही। इसीलिए तो भारत विश्व गुरु हैं, यही तो कहना है हमारे कुलपति जी का। और कितनी बढ़िया बात बताई आदरणीय डॉक्टर राजेश वर्मा कुलगुरु जी ने कि वो अब ये तय कर रहे हैं कि ये जो ध्वनि है इसमें कुछ ओम जैसा सुनाई दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ सदियों पहले ये बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, और प्रणमाक्षर के मध्य ये तीनों एकात्व। प्रणमाक्षर क्या है? ये ओम ही तो है। अधन ऊधन म से बनकर जब मिलता है, गुरु को भी साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री तैसे गुरुवे में नमः कहा है। तो आप तो गुरु हैं, तो हमारे लिए तो नहीं नहीं परब्रह्म स्वरूप ही हैं, कुल गुरु हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को। ये इसमें बस बताइए एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जी, अभी बात हो रही थी, कई लोग इसको थोड़ा सा कोई किंवदंती मानता है, कुछ लोग कहता है किसने बनाया किसने बताया, प्रामाणिकता की बात करते हैं।
तो अब सूर्य से धरती की दूरी तो प्रामाणिक है ना। बिल्कुल प्रामाणिक है। अब प्रामाणिकता में आप उसको जोड़ के बताएं या बता दें किसने बताया पहली बार, जी कौन से सन में बताया, कहाँ किस वैज्ञानिक ने बताया, लेकिन चलो आप अभी बता रहे हैं उसने बताया, उनने दूरबीन से बताया, लेकिन साथ में ये बताना शुरू करें कि हमने कब तय कर लिया। जी बिल्कुल ठीक है, सही। आज प्रामाणिकता ये नहीं मिल पा रही कि हमारे किस व्यक्ति ने तय किया। जी तुलसीदास जी तो बता गए, जी हनुमान जी ने निकल लिया था। जी, प्रामाणिकता के साथ हो सकता है हम अगले साल, 2 साल में, 6 महीने में सब सिद्ध कर वो पाएंगे, भी समय के पर साथ हर सिद्ध चीज होगा। सिद्ध होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि भारत और सनातन धर्म, ये देश भी और देश की परंपरा भी कुलगुरु जी, जैसा आपने कहा, ये पूरी तरह साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, कोई गल्प नहीं है, कोई गप नहीं है, ये फैक्ट के साथ रखी हुई बातें हैं। कुलपति जी, आप जब वहाँ पर पहुँचे तो आपके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? मेरे जब मैं वहाँ शुरू किया तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मतलब ग्रेडिंग के लिए नेक में हमारी एसएसआर सबमिट हो गई थी जी और रिजल्ट नहीं आता कि एसएसआर को स्वीकार किया है कि नहीं किया। जी हमने 2-3 पत्र भेजे कि साहब अब नेक का इंस्पेक्शन कराना है, और एकाएक 1 अप्रैल को वहाँ से मेल आया नेक के डायरेक्टर की तरफ से कि भाई आपके एसएसआर को स्वीकार कर लिया गया है और जी अब नेक टीम हमारे आपके यहाँ जल्दी विजिट करने वाली। जी अब मैं संस्थानों की जो स्थिति विभागों की देखी तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि नेक टीम अगर विजिट करेगी और संस्थान की स्थितियां जो दिख रही हैं टीम के हिसाब से हम कैसे अच्छी ग्रेड पे जा पाएंगे। जी तो 1 अप्रैल का दिन था, मुझे आज तक याद है। जी कुछ विभागों में विजिट किया तो मुझे संतोष ये नहीं था कि हम बी ग्रेड जो है उससे आगे कुछ कर पाएँ जो दिख रहा था उसके हिसाब से, लेकिन हमने उस दिन से एक अभियान शुरू किया। जी अभियान के साथ हमने तारीख मांगने की बात करी, कुछ लोगों ने बोला तारीख देर से मांगिए, लेकिन एक जी नियम है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको तारीख लेनी पड़ती है। तो हमने एक तारीख उनको लिख के दे दी कि साहब भी 18, 19, 20 जून में आप विजिट करिए। अब हम बिल्कुल इस अभियान में लगे, हमारा पूरा विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग, सफाई कर्मी, कि विश्वविद्यालय को सौंदर्यीकरण करना है। जी और इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आप और हम इंदौर के हैं, जी तो इंदौर का व्यक्ति क्या चाहता है? वाह सफाई चाहता है और जी सफाई में नंबर 1 रहना चाहता है। जी तो इतना अच्छा विश्वविद्यालय का सौंदर्यीकरण हो कि लगे कि इंदौर के व्यक्ति ने आके कुछ किया है और बिल्कुल इंदौर बिल्कुल का मान सम्मान बढ़े। तो वो भाव एक मन में था बिल्कुल कि बिल्कुल हम टॉफ़ी अगर खाएंगे तो उसके वो जो रैपर है रैपर उसको को भी नहीं फेंकेंगे, वो जेब में डस्टबिन में ही रखेंगे। डालेंगे, तो बिल्कुल ये चीज़ मैंने विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति को बताई, भाई सौंदर्यीकरण, और हमने जो नेक में एसएसआर में बताया है वो चीज़ अपनी अपनी जगह पे उनको जमी हुई दिखे। जी ये वाला पूरा काम किया और ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया। लोगों ने 18 जून के पहले सब तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी जो मुझे जी दिख रहा था। जी तो हमने फिर से एक निवेदन किया नेक टीम को, साहब 1 महीने हमारी कुछ तैयारियाँ वक्त कम दिया है तो जाए। एक जी दर दिया। जी और मानना पड़ेगा, पहले तो एक बार मना किया, फिर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने माना। 18, 19, 20 जुलाई का हमने तय किया और आप मानेंगे ऐश्वर्य शक्ति साथ में थी, सारे पूरे 600 कर्मचारी, प्राध्यापक वगैरह सब साथ में थे, और जबलपुर का जो एक तरह से संस्कार धानी के हिसाब से जो सकारात्मकता थी वो सब साथ में थी और हम विजयी हुए। और जी A+ से 0.04 अंक से रह गए, जी तो शायद A+ होते, पर A+ पे हमारा विश्वविद्यालय 68 साल के इतिहास में पहली बार आया। बहुत अच्छा कुलगुरु जी, और अब A+ भी आएगा जी आपके धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से और आपकी ईमानदाराना की गई कोशिशों से। कुलगुरु जी, आपने इंदौर का नाम लिया तो अंतरात्मा झनकृत हो गई, क्योंकि जबलपुर को यदि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है तो इंदौर को तो महासांस्कृतिक राजधानी कहना चाहिए, आर्थिक राजधानी के साथ, क्योंकि ये माँ देवी अहिल्या की नगरी है और यहाँ के बंदे कितने मस्ताने होते हैं, इसका एक एग्जाम्पल तो आप हैं। हम मस्ताने लोग तो जहाँ चले जाएं, सब मालवा के बारे में कहते हैं कि यहाँ का आदमी इतना मस्त रहता है कि वो कुएं में गिर जाए तो रोता नहीं है, नहाने के लिए साबुन मांगता है, अब गिरी गए हैं तो नहा के ही निकले। तो अपनी मस्ती है मालवांचल की, जिसकी परचम को लेकर डॉक्टर राजेश वर्मा जी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक पद कुलगुरु पर आसीन होकर इस इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं। कुलगुरु जी, ये बताइए कि जब आप वहाँ पहुँचे, जबलपुर में आपने ज्वाइन किया, तो इतनी यात्रा में कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिन्होंने आपको काफ़ी सहयोग किया, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सहयोग नहीं किया होगा, टांग खींचने की कोशिश की होगी। तो जिन्होंने सहयोग नहीं किया उनको तो प्रणाम,
जिन्होंने टांग खींचने की कोशिश की उनको भी प्रणाम, क्योंकि दुष्टम प्रथम पूजयन्ते, उनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन जिन्होंने सहयोग दिया उनके प्रति आपके मन में किस तरह का कृतज्ञता का भाव है, वो कौन होंगे? 14 महीने का समय निकल हो गया है, लेकिन आप मान के चलें कि एक बाहरी व्यक्ति को एक दूसरे शहर में जाके विश्वविद्यालय चलाना ये आसान काम नहीं होता है। जी, और इसके लिए बहुत सारे लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। जी, हमारे जो सीनियर प्राध्यापक हैं, आप जी, मानेंगे कि अधिकांश 80-90% मेरे से बड़े हैं। जी, जी, उम्र में, जी, अनुभव में भी बड़े, क्योंकि प्राध्यापक है जी, तो पढ़ा रहे सालों से। तो सब में एक-एक क्वालिटी है। जी, सब में अलग-अलग, किसी में प्रशासनिक क्षमताएँ बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाने में अच्छे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं। तो सबसे उनकी-उनकी क्षमताओं के हिसाब से जी, हमने वो जिस काम कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट उनका है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से नेक में और बाद में हमने सहयोग किया। जी, और उनकी सबकी तारीफ़ करना चाहूँगा। गेस्ट फैकल्टी हैं जी, 125 से ज़्यादा। जी, गेस्ट फैकल्टियों ने राजीव जी इतना अच्छा काम किया, पूरी रेगुलर फैकल्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। कई बार तो आप मानेंगे रात को 10 बजे हम विश्वविद्यालय में थे, जी, नेक जी, की टीम के विजिट में। जी, और जी, वही गेस्ट फैकल्टी जो कई तो महिलाएं हैं और मातृशक्ति है, हाँ, हाँ, खाना बना के आई है सुबह 5 बजे, वाह! जी, खिला के लेके आई है खुद के लिए, और रात को 10 बजे हमारे साथ काम कर रही है। तो ऐसी सारी जो मातृशक्तियाँ हैं जी, उनको मैं नमन करता हूँ, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। जी, जी, और सारे कर्मचारी, सफाई कर्मियों ने आप मानेंगे इतना बढ़िया काम किया कि कुछ, और जो हमने पर्दे-वर्दे लगाए, जी, झंडे लगाए, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये इंदौर यहीं आ गया, ऐसा क्या लग बात रहा है, क्या बात है! है। जबलपुर में तो जब इंदौर। भी सफाई की बात होती है जी, तो आप मान के चलें, मानना पड़ेगा कि इंदौर के सभी लोगों को मैं बधाई, शुभकामनाएँ दूँगा। जी, मैं भी जी, इंदौर का ही हूँ, लेकिन जो 7-8 साल से गति बना रखी है, इस गति को पूरा देश क्या विश्व सराह रहा है। और बिल्कुल, ये कि यही भाव वहाँ गए तो सारे कर्मचारी, अधिकारी और प्राध्यापक, गेस्ट फैकल्टी, और इवन आप मानेंगे कि जो लोग पूर्व छात्र रहे हैं, जी, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। जी, जी, बहुत अच्छे, कब फ़ोन करके सर ये चीज़ इसको ऐसा करना है, इसको और ठीक करना चाहिए, हमारा क्या काम है। वो तो कई लोगों ने तो ये तक बोला कि आपको कुछ सिस्टम वगैरह या कोई काम चाहिए तो आप बताइए, जी, हम जी, सहयोग करेंगे। पर चूँकि हमको अभी उस समय कुछ सहयोग नहीं लेना था, जी, केवल ये कहना था आप आके नेक टीम को बताइए कि आपके मन में विश्वविद्यालय का क्या भाव है। जी, तो उन्होंने भाव इतने अच्छे से व्यक्त किया कि एक बार तो नेक की विजिट जब चल रही थी, किसी ने आके बोला कि शायद कुछ लोग अंदर आके जी, विश्वविद्यालय के विरोध में कुछ करेंगे। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैं चिंतित हो गया कि नेक टीम के सामने ऐसा अगर कुछ कुछ हो गया। विरोध में होगा तो मैंने हमारे 1-2 प्राध्यापक को बोला, भैया देखना कुछ ऐसा खबर है। तो आप मानेंगे, जिनको वो कह रहे थे कि ये कुछ अलग करने वाले हैं, जी, उन लोगों ने ये बोला कि विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम इन चीज़ों में विश्वविद्यालय को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, क्या तो बात है! ऐसे अगर पूर्व छात्र, बाहर के लोग जिनका विश्वविद्यालय से कोई संपर्क नहीं है, जी, लेकिन उनके मन में था कि विश्वविद्यालय को अच्छा ग्रेड मिले, तो उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। उन बहुत लोगों ने अच्छा, बहुत सहयोग किया। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा सद्गुण होता है। एक बड़े पद पर रहने के बाद हम अपने सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता या आभार व्यक्त करें, जो कुलगुरु जी ने किया। और बिल्कुल सही बोला कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा जी ने कि मातृशक्ति का सहयोग, नारी शक्ति का सहयोग तो जीवन में आशीर्वादात्मक होता है। जिन पर मातृशक्ति की कृपा हो, जिन्हें प्राध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो, जिन्हें गेस्ट फैकल्टी का सहयोग प्राप्त हो, यहाँ तक कि जिन्हें नॉन टीचिंग और सफाई कर्मियों का सहयोग प्राप्त हो, तो सबके सहयोग से ही हम कोई जीवन में बड़ा कार्य कर पाते हैं। ये यदि मैं कहूँ तो डॉक्टर राजेश वर्मा जी के इस पिछले कथानक का एक निष्कर्ष हो सकता है। चूँकि समय की सीमा है हमारे टॉक शो की, इसलिए डॉक्टर राजेश वर्मा जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप यदि हमारे हज़ारों, लाखों श्रोताओं तक अपनी कोई बात पहुँचाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ ऐसी टीस या ऐसी कोई स्पार्क आपके मन में छुपी हो, जो आप हमारे इस विराट चैनल के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना चाहते हो, तो आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे दर्शकों से मुखातिब हों। सबसे पहले तो मैं आपका जो संस्थान है जी, रेड इंडिया 24, इनके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, सारे प्रबंधक हैं, सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी होली की शुभकामनाएं। और शुभकामनाएँ। आपके जितने दर्शक हैं, जहां जहां तक आपकी आवाज़ जा रही है, उन सबको होली की और हमारे इंदौर की फेमस जो रंग पंचमी है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। रंग बिरंगा ये 5 दिनी उत्सव है, ये बड़े अच्छे तरीके से मनाएं।
दूसरा, कुलगुरु होने के नाते मेरा केवल एक संदेश है, जो सामान्यतः मैंने देखा, और राजीव जी ने जैसा कहा, टीस भी कह सकते हैं, लेकिन इसको टीस के बजाय में पॉजिटिव तरीके से कह सकते हैं। अंदर से मैं, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। जी शिक्षण संस्थानों में आपको अगर कोई चीज़ ठीक नहीं लगती, चाहे आप शिक्षण संस्थान से आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, लेकिन जब भी पेपर में पढ़ें, जब भी कई न्यूज़ चैनलों में देखें, कहीं भी सोशल मीडिया पे देखें कि शिक्षण संस्थानों में ये चीज़ अच्छी चल रही है, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं आपके प्रयास हों, आप उसमें शामिल हों। चाहे उसमें आपका आर्थिक सहयोग ना हो, लेकिन मानसिक, शारीरिक रूप से कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा मेरा सोचना है। दूसरा, जो नकारात्मक हो रही हैं, कई जगह होती हैं कुछ नकारात्मक चीज़ें, जो संस्थान की छवि के लिए नुकसान होती हैं, दायक होती हैं, जबकि उसके कारण अंदर के लोग शामिल नहीं होते। उसको बाहरी तत्व उस संस्थान को समाप्त करने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए, उसकी छवि को समाप्त करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। तो आप उन लोगों पर भी नज़र रखिए, और उन लोगों के लिए, उन खबरों के लिए भी मुझे लगता है आप लोगों को कोई कमेंट्स होना चाहिए। आप इन्वॉल्व हों, आप बोलें कि नहीं ये ठीक नहीं है। बाहर के लोग अगर कुछ करते तो उनको भी आप कहिए नहीं ये ठीक नहीं है। आपका सहयोग सकारात्मक चीज़ों के लिए लगातार हो, और नकारात्मक को आप नकारते चलें, और शिक्षण संस्थानों में अच्छी भूमिका बनाने के लिए कहीं न कहीं आपका 0.0% भी अगर योगदान होगा, पूरे देश के लोग अगर ये सोच लें कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम संस्थानों को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि वो संस्थान, ये संस्थान वो हैं जिसके आपके बच्चे ही आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चों को बनाने वाला संस्थान, उसका सकारात्मक आपका सकारात्मक है, और उसका नकारात्मक के विरोध में आपको खड़े होना चाहिए। ऐसी अपील मैं आप सब, आपके दर्शकों से करता हूँ, और सतरंगी शुभकामनाओं के साथ राजीव जी ने जो मुझे समय दिया है और संस्थान ने समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलगुरु जी, जो आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आपने बहुत अच्छी बात कही, ज़िंदगी में सकारात्मक होना चाहिए। हम अपनी लाइन को बड़ा करते चलें बनिस्बत इसके कि इरेज़र और रबर लेकर हम दूसरों की लाइन को मिटाते चलें। जब हम अपने आप को बड़ा करते चलते हैं तो दुनिया की सारी चुनौतियाँ, दुनिया की ये सारी समस्याएं अपने आप छोटी होने लगती, जैसा कुलगुरु जी के अभी तक की बातों से प्रतिपादित हुआ है। तो मित्रों, देवियों और सज्जनों, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो सदा सकारात्मक रहें, प्रसन्न रहें। आदरणीय कुलगुरु जी हमारे स्टूडियो में पधारे, उनके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और ये आशा, विश्वास और यकीन करते हैं कि हम जब जब भी उन्हें आमंत्रित करेंगे, एक शिक्षा जगत के बड़े मुखिया होने के नाते वो हमारे दर्शकों को, हजारों लाखों दर्शकों को इसी तरह की अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे कर्मों की प्रेरणा से मोटिवेट करते रहेंगे। इजाजत दीजिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को। अगली बातचीत कार्यक्रम में आपसे फिर किसी नए अंदाज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए रंगों की तरह खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, इठलाते रहें, और कहते रहें हैप्पी होली।